प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की क्लासेस जो है हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें अब हमारा जो क्विक रिवीजन टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे आता है क्योंकि इससे जो है अच्छा खासा क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चंस तो इससे आराम से हर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। एक एवरेज क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो आपका ये इसका जो एग्जाम में नंबर हैं वो इम्पॉर्टेंट है ना, कि भाई चीजें आपके लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, उसके हिसाब से आप लोगों को मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता क्या है और उसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए जो है जरूरी है, जो आपके एग्जाम्स के लिए जो है जरूरी है। उन तमाम पॉइंट्स को हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसको जो है डिटेल में देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं इंटरनल फोर्स कैसे निकालेंगे, यानी डिटरमाइनिंग इंटरनल फोर्स, मोमेंट, स्ट्रेस, रिएक्शन, डिफ्लेक्शन। किसी भी स्ट्रक्चर में कब, जब हम उस पर कोई लोड लगाएंगे तब, कब, जब उस पर हम कोई लोड लगाएंगे उस कंडीशन में। तो स्ट्रक्चर कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं? बीम, फ्रेम, ट्रस और आर्चेज, ये स्ट्रक्चर जो है आपका इंक्लूडेड होता है। पर्पस होता है स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और सेफ्टी जो है इंश्योर करना स्ट्रक्चर का। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बीम जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो रजिस्ट करता है लोड को परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ट्रस, स्ट्रक्चर मेड ऑफ ट्रायंगुलर यूनिट विद मेंबर कनेक्टेड विद एट जॉइंट, ज्वाइंट पे कनेक्टेड होता है और ट्रायंगुलर शेप में बनता है तो उसको बोला जाता है ट्रस। कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से आप कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ट्रस बन गया, ट्रायंगुलर फ्रेम बन गया हमारा। फ्रेम, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम और कॉलम रजिस्टिंग लोड, जो लोड को रजिस्ट करता है कॉलम या बीम का कंबाइंड फॉर्म या कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाता है हमारा फ्रेम। आर्च, कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसफर करता है लोड को टू सपोर्ट, सपोर्ट पे लोड को ट्रांसफर करता है कौन? तो आर्च। टाइप्स ऑफ लोड बात करें तो डेड लोड जो कि सेल्फ वेट होता है स्ट्रक्चर का, लाइव लोड जो कि मूविंग लोड होता है जैसे पीपल या व्हीकल, विंड लोड जो कि लोड अप्लाई होता है या काउज्ड होता है बाय विंड प्रेशर, अर्थक्वेक लोड, लोड ड्यू टू सिस्मिक फोर्स, इंपैक्ट लोड जो कि सडन लोड जो है हमारा होता है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट जो कि रजिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड मोमेंट को, एग्जांपल कैंटिलीवर बीम सपोर्ट। हिंज्ड जो कि पिन सपोर्ट होता है, ये रजिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को और रोटेशन को अलाउ करता है। रोलर सपोर्ट, ये रजिस्ट करता है ओनली वर्टिकल फोर्स को और अलाउ करता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। बात करेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो भी सपोर्ट रिएक्शंस है और इंटरनल फोर्सेस हैं वो डिटरमाइन किया जाता है यूजिंग ओनली द इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, summation of fx is equal to 0 जो कि sum of horizontal force, summation of fy is equal to 0 sum of vertical force, summation of m is equal to 0 sum of moments. If number of unknown reactions is equal to number of equilibrium reactions जो कि स्ट्रक्चर होता है डिटरमिनेट, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमिनेट होता है। एग्जाम्पल सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, 3 हिंज्ड आर्च और परफेक्ट ट्रस, ये एग्जांपल्स है
डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है इजी टू एनालाइज, नो एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन नीडेड, failure of one member may cause collapse, or internal force depend on loads. Statically determinate structure, statically indeterminate structure। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें अननोन रिएक्शंस ज्यादा होता है अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, इसलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है एलोन हो जाता है, आर नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व स्ट्रक्चर, और एलोन हमारा आ जाता है और सफिशिएंटली हम स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड होता है जैसे कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, मटेरियल प्रॉपर्टीज और डिफॉर्मेशन रिलेशन। एग्जांपल के तौर पे फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, टू हिंज्ड आर्च और फ्रेम होता है, फिक्स्ड फ्रेम आपका होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस इज मोर कॉम्प्लेक्स, a structure has extra support or members, more stable and safe, internal forces depend on stiffness and deformations, degree of static indeterminacy, DSI, degree of indeterminacy is equal to number of unknown reaction minus number of equilibrium equation. For plane structure, equilibrium equation is equal to 3, DSI is equal to R minus 3, जहां पे R जो है नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स होता है। एग्जांपल के तौर पे फिक्स्ड बीम है, रिएक्शन 4 है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हमारा आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1, यानी इट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टू डिग्री 1, 1 डिग्री में। डिफरेंस अगर हम देखें डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में, तो देखो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिफिनेशंस, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सॉल्व यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन ओनली, अननोन रिएक्शंस इक्वल टू इक्विलिब्रियम रिएक्शन, सिंपल एनालिसिस, स्टेबिलिटी लेस और सिंपली सपोर्टेड बीम इसका एग्जांपल है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसमें इक्विलिब्रियम प्लस कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन दोनों की जरूरत पड़ती है, और जो अननोन रिएक्शंस होता है ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन से, एनालिसिस कॉम्प्लेक्स होता है, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। इसका एग्जांपल है कंटिन्यूअस बीम। BTSC या SSC एग्जाम्स में आपका पूछ सकता है, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में। सिंपली सपोर्टेड बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट, कैंटिलीवर बीम डिटर्मिनेट, फिक्स्ड बीम इनडिटर्मिनेट, कंटिन्यूअस बीम इनडिटर्मिनेट, 3 हिंज्ड आर्च डिटर्मिनेट, 2 हिंज्ड आर्च इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है हमारा होगा। टाइप ऑफ बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि सपोर्टेड होता है बोथ एंड, कैंटिलीवर बीम fixed at one end and free at another end, overhanging beam one or both end extend beyond supports, continuous beam more than 2 supports, fixed beam both end fixed, दोनों end जो है fixed होता है। shear force is the algebraic sum of vertical forces on either side of section. Important points: upward force जो कि पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स जो कि निगेटिव होता है। बेंडिंग मोमेंट इज द मोमेंट दैट काउज बेंडिंग इन ए बीम, है ना। बेंडिंग मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है जो काउज करता है बेंडिंग को इन ए बीम। फॉर्मूला: बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन: सैगिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड हॉगिंग इज इक्वल टू निगेटिव, ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट,
relation between load, shear force and bending moment. Load is equal to d shear force by dx and shear force is equal to differentiate d bending moment by dx. तो where bending moment maximum बेंडिंग मोमेंट अकर कब, जब शियर फोर्स जो है हमारा 0 होगा, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा. पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर. पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर एक ऐसा पॉइंट जहां पे बीम में बेंडिंग मोमेंट जो है वो साइन को चेंज करता है पॉजिटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव टू पॉजिटिव. जब बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है बीम में, तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर. इन सिंपल वर्ड, it is the point where bending moment becomes 0 and curvature of beam changes directions. ऐसे भी कह सकते हैं. Point of contraflexure, location in beam where bending moment is 0 and changes sign. Important characteristics: at this point bending moment 0, curvature of beam changes from sagging to hanging या hogging to sagging. इसको point of inflation भी कहते हैं, है ना. इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं. अकर होता है मेनली इन कंटिन्यूअस बीम और ओवरहैंगिंग बीम में देखने को मिलता है. सैगिंग एंड हॉगिंग. सैगिंग का जो शेप होता है, बीम बेंड्स लाइक अ स्माइल यानी यू, जो कि पॉजिटिव साइन होता है. हॉगिंग, इसमें बीम जो है बेंड करता है लाइक फ्रॉन यानी उल्टा यू, जो कि निगेटिव साइन होता है. तो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट जो है वो लाई होता है बिटवीन सैगिंग एंड हॉगिंग रीजन्स के. एग्जांपल: इन एन ओवरहैंगिंग बीम बेंडिंग मोमेंट नियर द सपोर्ट may be positive, but in the overhanging part it become negative. So between these two regions there will be one point where bending moment is equal to 0, which is the point of contraflexure. ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. ग्राफ के हिसाब से आप समझ सकते हो कि इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट क्रॉसेस द 0 लाइन एंड चेंजेस साइन. तो वो जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहते हैं, है ना. न्यूमेरिकली आप देखो तो इफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज bm is equal to 20x minus 5x square, for contraflexure 20x minus 5x square is equal to 0, तो x is equal to 4 मीटर. तो कंट्राफ्लेक्सर जो है वो अकर होगा सपोर्ट से 4 मीटर पे, सपोर्ट से 4 मीटर पे हमारा होगा. Point of contraflexure is also called point of inflation. At contraflexure point, bending moment is equal to 0 and changes sign. It occurs in continuous and overhanging beam. In bending moment diagram, it occurs where diagram cuts the 0 line. Where diagram cuts the 0 line. Deflection of beam. Deflection is the vertical displacement of beam from its original position due to applied load. When a beam carries load, it bends and its neutral axis changes position. The amount of bending is called deflection. Slope, angle of rotation of beam at a point. Deflection, vertical displacement of beam. Elastic curve, shape of deflected beam. Basic differential equation of elastic curve: ei into d square into y by dx square is equal to m, यानी मोमेंट को बताता है. Where Young's modulus E is equal to I is equal to moment of inertia, m जो है बेंडिंग मोमेंट और y जो है डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. मेथड ऑफ फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को फाइंड करने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है? तो सबसे पहला मेथड आता है आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड. ये जो मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड,
ये मोस्ट फंडामेंटल मेथड होता है जो कि बेस्ड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व के। इसका बेसिक इक्वेशन होता है E इंटू आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। स्टेप, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस डिटरमाइन करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे एक बार स्लोप के लिए, यानी ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसको डबल इंटीग्रेट करेंगे, गेट डिफ्लेक्शंस, है ना, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा ई आई इंटू वाई। उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे कांस्टेंट्स को पता करने के लिए। एग्जांपल कंडीशन, एट सपोर्ट डिफ्लेक्शन जो है 0 होता है। और एडवांटेज अगर हम देखें इस मेथड का, तो एक्यूरेट मेथड है, यूज किया जाता है इन थ्योरेटिकल डेरिवेशंस के लिए। डिसएडवांटेज ये होता है कि कैलकुलेशन बिकम लेंथी फॉर मल्टीपल लोड, है ना, मल्टीपल लोड होता है तो वहां पे जो कैलकुलेशंस होता है वो आपका लेंथी हो जाता है, लेंथी प्रोसेस थोड़ा होता है। उसके बाद दूसरा मेथड आता है मैकॉलेज मेथड। ये जो मेथड है ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ये क्या होता है, हमारा मॉडिफाइड फॉर्म होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड का, जो यूज्ड किया जाता है व्हेन बीम्स हैव सेवरल पॉइंट लोड, है ना, बीम का जो है पॉइंट लोड जो है सेवरल होता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम एच मैकॉले। बेसिक आइडिया, लोड आर रिटेन इन ब्रैकेट फॉर्म, लोड जो है रिटेन फॉर्म में होता है ब्रैकेट में x माइनस ए, जहां पे वैल्यू जो है 0 होगा जब x जो है लेस देन a होगा, और वैल्यू एक्ट करेगा कब, जब x बड़ा या बराबर होगा a से। इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है यूजफुल होता है फॉर बीम विद मेनी लोड, मतलब मल्टीपल लोड है उसके लिए भी जो है ये आपका बेनिफिशियल होता है। सेपरेट इक्वेशंस ज्यादा नहीं होता है, उसको रिड्यूस कर देता है सेपरेट इक्वेशंस को। उसके बाद आता है तीसरा मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। ये जो मेथड है ये बेस्ड होता है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर। ये डेवलप किया जाता है बाय ओटो मोहर। मोमेंट एरिया थ्योरम, द चेंज इन स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स equal to area of bending moment diagram between these point divided by EI. Theta is equal to area of bending moment by EI. Moment area theorem 2. Deflection of point relative to another point equal to moment of bending moment diagram about point divided by EI. इसका एडवांटेज ये होता है कि सिंपल होता है फॉर सिमेट्रिकल लोड और लेस कैलकुलेशंस होता है जो मोमेंट एरिया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लोडिंग के लिए ये जो मेथड है ये डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट बीम मेथड, ये जो मेथड है ये फिस्टियस बीम के लिए होता है और इसको हम कंजुगेट बीम के लिए यूज करते हैं। जो लोड होता है ऑन कंजुगेट बीम इक्वल होता है मोमेंट डिवाइडेड बाय EI डायग्राम ऑफ रियल बीम। इंपॉर्टेंट रिलेशन, स्लोप कंजुगेट बीम में शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, डिफ्लेक्शन कंजुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट को। तो स्टेप, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ऑफ रियल बीम, फिर डिवाइड करेंगे उसको EI से, यूज करेंगे इसको लोड ऑन कंजुगेट बीम, उसके बाद शियर और मोमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है निकल कर आएगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है हमारा निकल कर आएगा। एडवांटेज देखें तो यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए जो है ये यूजफुल होता है। इंपॉर्टेंट आपका BTSC में या SSC जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन E इंटू आई इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, जो कि मोमेंट को, बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर होता है कब, जब स्लोप 0 होगा। डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है बेसिक थ्योरी मेथड है। मैकॉले मेथड जो है ये यूज किया जाता है फॉर मल्टीपल
पॉइंट लोड के लिए। मोमेंट एरिया मेथड जो है ये बेस्ड होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर। कंजुगेट बीम मेथड जो है ये इमेजिनरी बीम कॉन्सेप्ट को यूज करता है या उसके लिए यूजफुल होता है। स्लोप ऑफ बीम, स्लोप ऑफ बीम, स्लोप is the angle of rotation of beam at a point. A strain energy, energy stored in body due to deflection, used in Castigliano theorem, unit load method, ये आपका होता है। Influence line diagram, influence line diagram, ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है शो करता है वेरिएशंस ऑफ रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट ड्यू टू मूविंग लोड। इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रिज और मूविंग व्हीकल लोड के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। कॉलम बकलिंग, कॉलम बकलिंग, व्हेन अ लॉन्ग कॉलम फेल्स ड्यू टू लैटरल बेंडिंग, उसको हम बोलते हैं बकलिंग, उसको क्या बोलते हैं बकलिंग। इलर्स फॉर्मूला P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाई KL का होल स्क्वायर। P जो है क्रिटिकल लोड को रिप्रेजेंट करता है, E जो है यंग्स मॉडुलस को, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, L जो है लेंथ ऑफ कॉलम और K जो है इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। उसके बाद आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हार्डी क्रॉस मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्डी क्रॉस मेथड भी कहते हैं। जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो अप्रोक्सीमेट इटरेटिव मेथड होता है, जो कि यूज किया जाता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम और रिजिड फ्रेम को एनालाइज करने के लिए। यह डिस्ट्रीब्यूट करता है अनबैलेंस्ड मोमेंट एट जॉइंट टू कनेक्ट मेंबर्स अनटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव। जब तक इक्विलिब्रियम हमारा अचीव नहीं हो जाता है तब तक। ये जो मेथड है ये हार्डी क्रॉस के द्वारा डेवलप किया गया था 1930 में। ये वाइडली यूज किया जाता है बिफोर कंप्यूटर बिकम कॉमन इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कंप्यूटर जो कॉमन नहीं हुआ था, उससे पहले ये जो मेथड है हार्डी क्रॉस मेथड, ये ज्यादातर यूज किया जाता था। इन कंटिन्यूअस बीम और फ्रेम joint must satisfy moment equilibrium, यानी summation of bending moment is equal to 0. If sum of moment at joint is not 0, axis moment is called unbalanced moment. अगर समेशन जो है मोमेंट का ज्वाइंट पे 0 नहीं होता है तो जो एक्सेस मोमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड मोमेंट। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड मोमेंट। और ये जो अनबैलेंस्ड मोमेंट है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट एमंग द कनेक्टेड मेंबर बेस्ड ऑन देयर स्टीफनेस। स्टीफनेस के बेसिस पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्टीफनेस represent the resistance of a member against rotation. For prismatic members, far end fixed K is equal to 4 EI by L, far end hinged K is equal to 3I by L. E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और L जो है लेंथ ऑफ मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ ए मेंबर टू टोटल स्टिफनेस एट द पॉइंट। DF इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ K। सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट जॉइंट इज इक्वल टू 1। कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर फैक्टर COF, जब बेंडिंग मोमेंट या फिर मोमेंट जो है अप्लाई होता है एट वन एंड ऑफ मेंबर, मतलब एक एंड ऑफ मेंबर पे, तो जो मोमेंट ट्रांसफर होता है हाफ ऑफ दैट वो अनदर एंड पे, तो COF इज इक्वल टू 1/2। फॉर हिंज्ड एंड COF इज इक्वल टू 0। फिर आता है फिक्स्ड एंड मोमेंट। जो मोमेंट है वो डेवलप्ड होता है एट सपोर्ट
जब दोनों एंड जो है फिक्स्ड होता है ना, दोनों एंड अगर हमारा फिक्स्ड है तो हमारा जो मोमेंट है वो डेवलप होगा कहाँ पे, सपोर्ट के ऊपर डेवलप होगा। पॉइंट लोड एट सेंटर FEM is equal to WL/8, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड FEM is equal to WL²/12, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्टेप्स ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप 1 फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे सभी मेंबर के लिए। स्टेप 2 स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे हर एक मेंबर का। स्टेप 3 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे ईच जॉइंट पे। स्टेप 4 राइट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टेप 5 डिस्ट्रीब्यूट अनबैलेंस्ड मोमेंट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टेप 6 अप्लाई कैरी ओवर मोमेंट जो कि 1/2 एट द अदर एंड या टू द अदर एंड। और स्टेप 5 रिपीट करेंगे प्रोसेस को अंटिल मोमेंट बिकम वेरियस मोड, जब तक मोमेंट जो है बहुत ही कम नहीं होगा तब तक जो है प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट हम जो है करते रहेंगे। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्मेट, ज्वाइंट मेंबर एंड ज्वाइंट एंड मेंबर ए AB, B BA, C BC, C CBC, ये हमारा है। इसका हम जो है एक फॉर्मेट निकाल सकते हैं FEM का, डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट का और कैरी ओवर का, तो इस फॉर्मेट पे हम निकाल सकते हैं। फाइनल मोमेंट जो है वो सम होता है हमारा ऑल मोमेंट का इन ए कॉलम। एडवांटेज देखें तो सिंपल मेथड होता है फॉर कंटिन्यूअस बीम, एक्यूरेट फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर और नो नीड टू सॉल्व सिमुल्टेनियस इक्वेशन। सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत जो है हमारा नहीं पड़ता है, बट जहां जिसकी अच्छाई होती है वहां उसकी बुराई भी होती है, जहां जिसकी अच्छाई होती है वहां उसकी बुराई भी होती है। इसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन यह है कि टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज स्ट्रक्चर, टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज स्ट्रक्चर, नॉट सुटेबल फॉर कंप्यूटर एनालिसिस, नॉट सुटेबल फॉर कंप्यूटर एनालिसिस टुडे, रिप्लेस्ड बाय मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड, है ना, रिप्लेस्ड बाय मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट BTSC और SSC जूनियर इंजीनियर के लिए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डेवलप्ड बाय हार्डी क्रॉस, कैरी ओवर फैक्टर फॉर फिक्स्ड एंड 1/2, कैरी ओवर फैक्टर फॉर हिंज्ड एंड 0, सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ए जॉइंट 1 एंड यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस बीम एंड रिजिड फ्रेम, है ना, यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस बीम एंड रिजिड फ्रेम। प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस जो है एक ऐसा मेथड है जिसका हम यूज करते हैं कोलैप्स लोड स्ट्रक्चर के कैलकुलेट करने के लिए व्हेन मटेरियल रीचेज इट्स प्लास्टिक स्टेज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। In this method, a structure is allowed to yield and form plastic hinges before failure. Before failure. Important idea: instead of failure at first yield, a structure can carry additional load until collapse mechanism form. Elastic versus plastic analysis, elastic versus plastic analysis, elastic analysis or plastic analysis based on Hooke's law. Elastic analysis, a stress proportional to a strain, a structure fail at yield or conservative design, but plastic analysis based होता है प्लास्टिक बिहेवियर के, स्ट्रेस जो है कांस्टेंट होता है आफ्टर yield, स्ट्रक्चर फेल होता है कोलैप्स इन लोड और इकोनॉमिकल डिजाइन जो है हमारा होता है कौन, तो प्लास्टिक एनालिसिस।
प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज जो है एक ऐसा सेक्शन होता है बीम का जहां पे बेंडिंग मोमेंट जो है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को रीच कर जाता है और सेक्शन जो है रोटेट करता है विदाउट इंक्रीज इन मोमेंट, यानी मोमेंट में कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है और वो रोटेट करता है। प्रॉपर्टीज, मोमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एमपी, रोटेशन अकर्स फ्रीली, acts like a hinge, acts like a hinge, plastic moment mp, प्लास्टिक मोमेंट जो है मैक्सिमम मोमेंट होता है दैट अ सेक्शन कैन रजिस्ट इन द प्लास्टिक स्टेज, mp is equal to f by n to zp, f by is equal to yield stress, zp is equal to plastic section modulus, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन टू रजिस्ट बेंडिंग इन प्लास्टिक स्टेट। एग्जांपल फॉर रेगुलर सेक्शंस, सॉरी रेक्टेंगुलर सेक्शन, ZP इज इक्वल टू BD स्क्वायर बाई 4, जहां पे B जो है विड्थ और D जो है डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। शेप फैक्टर, शेप फैक्टर, शेप फैक्टर indicates a strength increase from elastic stage to plastic stage. Shape factor is equal to mp by m by mp by m by mp जो है प्लास्टिक मोमेंट, m by जो है एल्ड मोमेंट। इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सेक्शन एंड शेप फैक्टर, रेक्टेंगुलर सेक्शन 1.5, सर्कुलर सेक्शन 1.7, आई सेक्शन 1.1 to 1.2, ये हमारा होता है। इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको याद रखना है। प्लास्टिक हिंज डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक हिंज फॉर्म जब बेंडिंग मोमेंट जो है इक्वल होता है प्लास्टिक मोमेंट के। आफ्टर हिंज फॉर्मेशन रोटेशन अकर होता है विदाउट इंक्रीज इन मोमेंट, माने मोमेंट इंक्रीज नहीं होता है बट फिर भी रोटेशन जो है हमारा अकर होता है। कोलैप्स मैकेनिज्म, जब सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाता है तो स्ट्रक्चर बिकम होता है यानी बन जाता है आपका मैकेनिज्म और कोलैप्सेस। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड, कितना प्लास्टिक हिंज की जरूरत होती है, तो n इज इक्वल टू r प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है जहां पे n जो है नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज और r जो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हिंज फॉर कोलैप्स 1, फिक्स्ड बीम के लिए 3 और प्रोब्ड कैंटिलीवर के लिए 2 होता है। एजम्पशंस ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, a stress strain curve is idealized, plane section remain plane, shear deformation neglected और plastic hinge length very small. Method of plastic analysis, method of plastic analysis, static मेथड जो कि इक्विलिब्रियम मेथड होता है, काइनेमेटिक मेथड जो कि मैकेनिज्म मेथड होता है और कंबाइंड मेथड, ये हमारा होता है। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, मोर इकोनॉमिकल डिजाइन, यूज फुल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सुटेबल फॉर स्टील स्ट्रक्चर, सुटेबल फॉर स्टील स्ट्रक्चर, ये हमारा जो है एडवांटेज होता है प्लास्टिक एनालिसिस का। डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर ब्रिटल material like concrete and large deflection may occur, large deflection may occur। important एग्जाम वन लाइनर जो कि BTSC जूनियर इंजीनियर और SSC जूनियर इंजीनियर या RRB जूनियर इंजीनियर, आप किसी भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देने वाले हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिक हिंज form when bending moment is equal to plastic moment, shape factor plastic moment by bending moment या moment,
और सेफ फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन 1.5। कोलैप्स अकर होता है कब? जब सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता है। प्लास्टिक एनालिसिस जो है मेनली यूज किया जाता है इन स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में। किसमें? स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में जो है मेनली यूज होता है। आई होप कि यहाँ पे जो क्लासेस मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, और जो लोग ऐप में देख रहे हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है उसको क्विक रिवीजन करिए। प्रैक्टिस सेशंस के लिए कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उससे जो है आप लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिए। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।